Hello students, good morning. Today I will teach you एसएसटी में ज्योग्राफी पोर्शन में आज हम लोग टीचिंग में जो है एग्रीकल्चर है आपका टॉपिक, जिसमें हम एग्रीकल्चर, व्हाट इज एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर उस सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर्स में क्या जो है एक्टिविटीज होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड्स एगर एंड कल्चर से बिल्डअप है। एगर मीन्स सॉइल एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। इन दोनों के मिलने से जो है एग्रीकल्चर शब्द का जो है निर्माण हुआ है। तो हम जानते हैं एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व की बात की जाए तो एग्रीकल्चर जो है सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया मानी जाती है। द डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द ह्यूमन बींग्स के द्वारा तमाम तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती हैं और इनको व्यापक रूप से जो है जो ग्रुपों में डिवाइड किया गया है वो 3 प्रकार की टाइप्स हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज, सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज एंड टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज। यानी इन प्राइमरी सेक्टर्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शियरी। तो एशियन टाइम से डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड द एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। द मेन प्राइमरी एक्टिविटीज आर, जो हम एशियन टाइम से जानते आ रहे हैं, जिसके बारे में हम बताया गया है कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आती हैं। हंटिंग, शिकार करना, फूड गैदरिंग, खाद्यान्न इकट्ठा करना, पास्टोरलिज्म, फेंसिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड एग्रीकल्चर। ये सारी एक्टिविटीज जो है प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। द सेकेंडरी एक्टिविटीज जो द्वितीय सेक्टर है, जो है द्वितीय क्षेत्र है, इसमें इंक्लूड द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू फिनिश्ड गुड्स और हायर वैल्यू। यानी जो प्राइमरी सेक्टर में हमको रॉ मटेरियल्स मिलते हैं उनको हम जो है प्यूरिफाई करते हैं, उनको चेंज करते हैं, उनको फिनिश करके हायर वैल्यू की बनाते हैं, उसको हम सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज में लाते हैं। जैसे इसमें हो गया मेन सेकेंडरी एक्टिविटीज आर इंडस्ट्रीज, औद्योगिक है, सच एंड मेकिंग ऑफ स्टील फ्रॉम आयरन, लॉ एस एंड स्टील एंड वीविंग क्लॉथ। और उन देशों से हम जो है वीविंग क्लॉथ जो है कपड़ों को बुनते हैं। द टेरिटरी एक्टिविटीज, जो तृतीय टेरिटरी सेक्टर जो है, इसकी जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं उसमें ये टेरिटरी एक्टिविटीज जो है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज से रिलेटेड होती है। इसमें 8 टाइप ऑफ सर्विसेज, जितने भी सर्विसेज सेवाएं हमें मिलती हैं वो टेरिटरी सेक्टर से आती हैं। वही सपोर्ट जो सपोर्ट करती हैं द प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को, वो प्राथमिक और द्वितीयक एक्टिविटीज को, सेक्टर को सपोर्ट करती है। और मेन जो एक्टिविटीज इसमें है जैसे ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, एजुकेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है और एडवर्टाइजिंग है। ये सारी एक्टिविटीज जो है टेरिटरी सेक्टर में आती है। एग्रीकल्चर की प्राइमरी एक्टिविटी है क्लोजली रिलेट टू नेचुरल एनवायरनमेंट। ये प्राकृतिक रूप से हमको रिलेट करती है, उससे रिलेटेड है। द टर्म एग्रीकल्चर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द, जिसको हमने बताया कि एग्रीकल्चर जो है लैटिन वर्ड के 2 वर्डों से निकला है, एगर प्लस कल्चर। एगर का मतलब होता है सॉइल और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो इस तरह से जो है दस एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस, कला और विज्ञान की जो एक कल्टीवेशन होती है सॉइल में
हम किसी खाद के रूप में, बीज के रूप में, जो कुछ भी हम स्टॉक करते हैं प्राइमरी सेक्टर से, वो सारी चीज़ें जो है जो हमको नेचुरल एनवायरनमेंट से मिलती हैं, उसको हम एग्रीकल्चर के सेक्टर में रखते हैं। इट इज स्टिल नॉट नोन व्हेन एग्रीकल्चर द प्रिमिटिव मैन मीन्स जो आदिम लोग होते थे, वेयर फूड गैदर्स, वह खाद्यान्न को इकट्ठा करते थे। लेकर बाद में द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हैड टू लीड ए सेटल लाइफ, बाद में जब उन्होंने कृषि का इन्वेंशन किया, आविष्कार किया, खोज किया, तो फिर उन्होंने अपनी लाइफ को सेटल कर लिया, एक परमानेंट जो है स्थान पर रह करके एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया। एट प्रेजेंट वर्तमान समय में तो भी आर लिविंग इन द इंडस्ट्रियल एज, हम औद्योगिक समय में रह रहे हैं। स्टिल मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, और पूरे विश्व की जो आधी जनसंख्या है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम देखते हैं वो एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, एग्रीकल्चरल वर्क से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। और इंडिया की बात की जाए तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, यानी 75% जो पॉपुलेशन है यहाँ की वो कृषि पर ही निर्भर है। With the spread of agriculture as a global activity, great progress has been made in every aspect of crop production such as sowing, sowing, irrigation, breeding and harvesting. Human beings have also developed various means and techniques. क्योंकि वर्तमान समय में हम देखते हैं मानव ने भी बहुत सारे तमाम तरह के जो है इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसको इंक्रीज किया है, उसको बढ़ाया है, और हमारे जीवन के लिए बढ़ती हुई फूड की मांग को पूरा करने के लिए जो है हमें बहुत ही नेसेसरी हो गया है कि हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी को बनाए रखें। द इंट्रोडक्शन ऑफ फार्म मशीनरी हेल्प टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन एंड ब्रॉट मोर एरिया अंडर सिविलाइजेशन। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स नॉट ओनली फूड फॉर मैन, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो केवल मनुष्य को केवल भोजन ही उपलब्ध नहीं कराता है, बल्कि एनिमल्स और तमाम तरह के जो वस्तुएं हैं या जो भी सेक्टर हैं उनके लिए रॉ मटेरियल्स को भी उपलब्ध कराता है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, शुगर इंडस्ट्री हो गई, ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं यहीं से हमको प्राप्त होती हैं। इट आल्सो एक्ट्स एज ए मशीनरी, फर्टिलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड्स। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी, यानी एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी पर ही हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो प्रॉस्पेरिटी है वो डिपेंड करती है, उसी पे निर्भर है। कुछ फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर को जो है प्रभावित करते हैं, जैसे रिलीफ, क्लाइमेटिक कंडीशन है, सॉइल है और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। ये ऐसे फैक्टर हैं जो एग्रीकल्चर को प्रभावित करते हैं। रिलीफ में क्या है? द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन एज द एरिबल लैंड, जिस भूमि पर, जिस जमीन पर हम खेती करते हैं उसको एरिबल लैंड बोलते हैं। द लो लैंड सच एज रिवर बेसिन, फ्लूड एंड डेल्टास आर नोन सुटेबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी जो है जैसे रिवर बेसिन होते हैं, फ्लूड प्लेन्स होते हैं जो बाढ़ से संबंधित क्षेत्र होते हैं, और डेल्टा, जो डेल्टा की भूमि होती हैं वो जो है कृषि की डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं, यानी बहुत ही सुटेबल होती हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि और इन्हीं क्षेत्रों में जो है ज़्यादा पॉपुलेशन भी होती है, क्योंकि यहाँ पे खाद्यान्न की आपूर्ति बराबर होती रहती है। एंड बट ऑल्सो ए रेडी मार्केट फॉर ऑल प्रोडक्ट्स in the hilly areas while rapid more work from machinery cannot be used and the means of transport are limited. क्लाइमेटिक कंडीशन देखते हैं, जलवायु क्या परिस्थितियाँ होती हैं, हॉट एंड ह्यूमिड,
हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फेवर एग्रीकल्चर। हॉट और ह्यूमिड जो कंडीशन होती है वो एग्रीकल्चर के फेवर में होती है, उसके लिए अच्छी अनुकूल दशा पैदा करता है। 10 कल्टीवेशन इज पॉसिबल almost throughout the year in the equatorial and tropical region. In the winter season and in the cold region, the temperature is too low for plant growth. The moisture requirement for crops is also essential for the cultivation. It varies according to temperature. More moisture is needed in the tropical areas than in the temperate areas. Even the some crops is difficult to grow crops dry areas without irrigation. यानी इसका ये सेंस है कि एग्रीकल्चर के लिए जो हॉट ह्यूमिड कल्टीवेशन के लिए और आपको डेवलप होने के लिए जो है अच्छी प्रकाश होना, अच्छी जलवायु होना, बारिश का होना, टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है एग्रीकल्चर को ग्रोथ करती हैं और अच्छा प्रोडक्शन हमको देती हैं। इसके अपोजिट अगर कंडीशन होती है तो एग्रीकल्चर के लिए वो बैड मानी जाती हैं उसमें। और जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है वहाँ पे इरिगेशन के द्वारा, सिंचाई के द्वारा हम जो है खाद्यान्न या एग्रीकल्चर को कंप्लीट करते हैं। सॉइल है, द सॉइल नॉट ओनली सपोर्ट द प्लांट। सॉइल जो है केवल प्लांट्स को सपोर्ट नहीं करती है बल्कि also acts a medium to supply moisture and nutrition to the plant. nutrition और moisturize नमी को भी जो है प्रोटीन और नमी दोनों को एक प्लांट तक जो है पहुंचाती है। और soil and easily clay soil has high moisture carrying capacity. Alluvial soil is more fertile. The soil has a variety of chemicals suitable for the production of variety of crops. यानी जिस प्रकार की क्रॉप को हमको लेना उस वैरायटी की क्रॉप को लेने के लिए उसी वैरायटी की सॉइल में हमको जो है कल्टीवेशन करना चाहिए, तब जाकर हमको एक्स्ट्रा या मोर एक्स्ट्रा जो है प्रोडक्शन प्राप्त होती है। हाउएवर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल रिड्यूस विद द कंटीन्यूअस कल्टीवेशन। लेकिन कंटिन्यू अगर हम उसमें कल्टीवेशन करते रहते हैं, प्रोडक्शन का कार्य करते रहते हैं तो सॉइल की जो उत्पादन क्षमता होती है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है, कम होने लगती है। और उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए जो है सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, जिसके लिए हमें जैविक खादों का या हम उस तरह के जो है फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आर्थिक कारक होते हैं, जिसमें due to variable environment, the economic factors include the availability of farm inputs, equipment and cheap labor. यानी हमको सस्ते लेबर मिले, equipment. The different types of farming may also modify due to changing. The main farm inputs are the seeds अच्छे हों, fertilizers, machinery and labor. Other important factor है the system of land tenure, land use, availability of farm machinery, government policies and the level of scientific and technology development. यानी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होती है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स में इन्वॉल्व होती है या हमारे एग्रीकल्चर को प्रभावित करती है। तो इस तरह से जो फार्म इनपुट्स होने चाहिए, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी और लैंड लेबर, ये सारे सिस्टम जो हैं अच्छे होंगे तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कृषि के प्रकार, खेती के जो प्रकार हैं जिसमें सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैडिक हेडिंग, सेडेंटरी फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, इंटेंसिव मिक्स्ड फार्मिंग, ये जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।